हो गया। चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मोस्टली टॉपिक हो गए हैं इसके। बस 2 टॉपिक बचे हैं और एक एसी जनरेटर बचा है। एसी जनरेटर एक्चुअल में 7th चैप्टर का स्टार्टिंग है। 7th चैप्टर की स्टार्टिंग करने के लिए एसी जनरेटर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 6 से अगला चैप्टर 7th। तो इसमें क्या क्या अभी तक हमने पढ़ा है? सबसे पहले पढ़ा था हमने मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला था, मैग्नेटिक फ्लक्स होता था फाई, कितना होता था बी ए कोस थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता था बी ए कोस थीटा। नमस्ते। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता था बी ए कोस थीटा। फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा ईएमएफ। ईएमएफ आता था पोटेंशियल डिफरेंस, वो आता था फ्लक्स के चेंज की वजह से। अगर किसी लूप में, जो कंडक्टिंग लूप है, उसमें अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और वो आता था EMF इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। या फिर ये तो होता था इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस, और एक एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस भी आता था, वो होता था माइनस ऑफ टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इस टी। ठीक है, ये पढ़ा आपने। फिर उसके बाद पढ़ा कि EMF, यहां से हम ये बात कह सकते थे कि फ्लक्स टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, डी फाई अपॉन डी टी क्या होता है? स्लोप ऑफ फ्लक्स टाइम ग्राफ। अगर डी वाई अपॉन डी एक्स है कहीं, तो स्लोप है वाई एक्स ग्राफ का। तो यहाँ पे ग्राफ किसका? फाई और टी। अगर कहीं तुम्हें फाई और टी का ग्राफ मिल जाए तो डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस या इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस। तो नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ फ्लक्स टाइम ग्राफ गिव्स EMF। ठीक है, फ्लक्स टाइम ग्राफ का स्लोप देता है EMF। EMF के बाद आता है एवरेज पोटेंशियल। अच्छा, इसके बाद आता था EMF को बोलते थे हम इंड्यूस EMF। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट आता था, वो होता था इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस करंट आता था। अगर हम इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस देते थे तो इंस्टेंटेनियस करंट वो आता था ई इंस्टेंटेनियस अपॉन रेजिस्टेंस, रेडियस नहीं है रेजिस्टेंस, और ये होता था माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी इंटू 1 अपॉन आर। और अगर एवरेज EMF है तो एवरेज करंट वो आता था ई एवरेज अपॉन रेजिस्टेंस माइनस ऑफ 1 अपॉन आर, फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल अपॉन टी, ये डेल्टा टी या टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ऐसे। ठीक है, ये होता था। इसके बाद करंट क्या होता है? करंट होता है इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट इसके बाद बताते थे कि चार्ज कितना फ्लो हुआ, फ्लो ऑफ चार्ज बताते थे। फ्लो ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू आता था। मान लो किसी एवरेज टाइम टी में, कितना चार्ज फ्लो होके गया, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने का मतलब क्या हो रहा है? चार्ज फ्लो हो रहा है। तो कितना चार्ज फ्लो होके गया, वो आता था डेल्टा फाई अपॉन आर, चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। छोटा सा चार्ज कितना फ्लो हुआ तो डी फाई अपॉन आर। डेल्टा फाई क्या, कितना फ्लक्स चेंज हुआ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इक्वल टू चार्ज कितना फ्लो हुआ, फ्लो ऑफ चार्ज। ये आता था एक फॉर्मूला। फिर यहाँ पे हम वो निकालते थे, एक और चीज निकालते थे। यहाँ पे निकालते थे कि भाई हाँ,
अगर मैं इसको लिखूं ई एवरेज, हाँ नमस्ते, हाँ ऐसे निकाल देगा। डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू -1/r, यही होता है इंस्टेंटेनियस। हाँ इंस्टेंटेनियस कितना आ गया, ये तो हमें पता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी, यहाँ से डी फाई अपॉन डी टी, हाँ यहाँ से आता है, देखो ऐसे, या इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा जस्टिफाई करें तो ये आएगा डी फाई बराबर माइनस ऑफ ई डी टी, डी टी वहाँ चला जाएगा और माइनस यहाँ चला जाएगा, तो माइनस ऑफ ई डी टी, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये जाएगा डेल्टा फाई बराबर डी फाई डी फाई डी फाई डेल्टा फाई, और ये आएगा माइनस ऑफ ई डी टी। ठीक है, और इसको हम कहेंगे कि जो ईएमएफ और टाइम का जो ग्राफ है, हमने जब ग्राफ बनवाए थे ना कई सारे, अभी कल परसों ही बनवाए, तो उसमें ईएमएफ और टाइम का भी ग्राफ बनाया था हमने एक। तो ईएमएफ टाइम ग्राफ का जो एरिया है, एरिया अंडर ईएमएफ टाइम ग्राफ गिव्स वैल्यू ऑफ चेंज इन फ्लक्स। तुम सोच रहे हो यहां से चेंज इन फ्लक्स मिलेगा और इस चेंज इन फ्लक्स से फ्लो ऑफ चार्ज मिल जाएगा, है ना। अगर हम यहाँ से मान लो कहीं कोई टफ फिक्स का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेगा, ईएमएफ और टाइम का ग्राफ दे देगा और पूछेगा बताओ कितना चार्ज फ्लो करा, तो यहाँ से आप एरिया निकालोगे, एरिया से फ्लक्स मिलेगा और उस फ्लक्स को यहाँ रखोगे डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, आपको मिल जाएगा फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। तो यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हो, यहाँ से तुम ये भी निकाल सकते हो, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज। फिर उसके बाद हमारा आया था मोशनल ईएमएफ, ये सब कर करा के फिर मोशनल ईएमएफ आया, मोशनल ईएमएफ आया। मोशनल ईएमएफ ये था कि भाई एक कंडक्टर है ए बी जिसकी लेंथ है एल और वो v रफ्तार से चल रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो कंडक्टर बन जाता है सेल, और उस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है BLV, और इसका हाई पोटेंशियल निकलता है, हाई पोटेंशियल की जो डायरेक्शन निकलती है वो निकलती है V क्रॉस B से। और लास्ट जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था रोटेशनल ईएमएफ, रोटेशनल ईएमएफ वो क्या था, वो था हाफ B ओमेगा एल स्क्वायर, यही था फॉर्मूला, हाफ B ओमेगा एल स्क्वायर। कि अगर कोई कंडक्टिंग रोड है उसको हिंज कर दिया यहाँ पर और वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो उसका हर पॉइंट ओमेगा से घूमेगा, बोलो हर पॉइंट ओमेगा से घूमेगा, कल ही बताया था, तो हर पॉइंट ओमेगा से घूमेगा तो उसका ईएमएफ आएगा कितना आएगा, हाफ B ओमेगा एल स्क्वायर, जहाँ पर एल इज द लेंथ ऑफ द रोड, ओमेगा जितनी रफ्तार से घूम रहा है, ओमेगा रेडियन पर सेकंड में होता है, एल इज द लेंथ, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, और हाई पोटेंशियल की डायरेक्शन वही उसी से मिलेगी V क्रॉस B से। मतलब तुम किसी पॉइंट की वेलोसिटी मान सकते हो V, भाई ऐसे घूम रहा है तो वेलोसिटी ऐसी होगी, है ना, तो V क्रॉस B से हाई पोटेंशियल मिलेगा। अगर ऐसे घूम रहा होता तो अलग हो जाते, ये पढ़ा था हमने। और इसमें ये तो एंड पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है, मान लो पूछ ले ए से बी का पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है, तो कोई पूछ ले ए से सी का, ए से कहीं ई का कुछ का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ ले तो क्या फॉर्मूला था, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ई बराबर बी एल होता था dx और वो होता था x ओमेगा, ये होता था, और ये BLV एल हो गया dx, ओमेगा x dx, x ओमेगा dx है ना, ओमेगा बाहर x, तो यहाँ से फॉर्मूला बनता था ऐसे, ठीक है, ये बनता था। और x को लेते थे हम कहाँ से कहाँ तक, जहाँ 0 से L तक ले गए तो ये वाला आंसर आएगा,
0 से L/2 लेंगे तो ये आंसर आएगा। तो लिमिट L1 से L2 जो लेना ले लो, 0 से L/2 लो, 0 से L/3 लो, ये सब हमने पढ़ा था, है ना। और क्या पढ़ा था, एक लेंज लो पढ़ा था। लेंज लो से डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ मिलता था, और इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट मिलता था, और उससे हम इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन निकाल देते थे। और दो डेफिनेशन थी, तीन डेफिनेशन थे एक्चुअल में, फराडे फर्स्ट लॉ और फराडे सेकंड लॉ। फराडे फर्स्ट लॉ कहता था अगर चेंज इन फ्लक्स होगा तो ईएमएफ आएगा, और अगर सर्किट कंप्लीट होगा तो करंट आएगा, इंड्यूस करंट आएगा। फराडे सेकंड लॉ उस ईएमएफ की वैल्यू बताता कि कितना ईएमएफ आएगा और कितना करंट आएगा, वो यहाँ से निकलते थे। तो ये दो डेफिनेशन हो गई, एक ये वाली डेफिनेशन हो गई लेंज लॉ की, उसके अलावा सब कुछ न्यूमेरिकल था इन्हीं क्वेश्चन पे बेस्ड, है ना। तो ये सारा अभी तक हमने पढ़ा है, ये एक तरीके से माइंड मैप कह सकते हो आप इसको। ठीक है, लिखना चाहो जल्दी से लिख लो इसको, फिर मैं दो टॉपिक बचे हैं उनको। हाँ तो भेज दो, लिख लो। हेलो, हाँ वहाँ की तरफ काले बादल दिख रहे थे। हाँ अभी आइए, और वैसे भी यहाँ पे हाँ बूंदाबांदी नहीं, 3 बोतल निकाल दिया नहीं। तुम ले लो एक, भेज दिया। तुम्हारे तो केमिस्ट्री, अच्छा तुम्हारा तो सारी सर आ गए, और यार हॉस्टल रह रहे। अच्छा, कौन कौन पीरियड लेते हो? 2 पीरियड लगातार है, पूरे 2 घंटे पढ़ाते? हाँ 2 घंटे पढ़ा, क्यों तुम्हारा सिलेबस हुआ नहीं पढ़ा क्या? पहले हाँ हाँ हाँ, अच्छा कितने चैप्टर है तुम्हारे केमिस्ट्री में? कितने चैप्टर? 12th में बस 9 चैप्टर है। फिजिक्स में देख 14 चैप्टर, 9 चैप्टर तो बहुत कम है। हाँ वही मैं 90 बोल रहा था शायद। हाँ सूरज स्कूल में भी तो यही है, 80 90, वो भी हॉस्टल में रहते हैं। सूरज स्कूल में जितने भी टीचर हैं, हाँ वही डबल, वो स्कूल ऐसा है ना, हाँ स्कूल में होता है फिर क्लास, फिर उसके बाद स्कूल खत्म होने के बाद फिर क्लास होती है। अब आराम लिए उन्होंने पता क्या करा, हर सैटरडे को जैसे नीट के बच्चों का टेस्ट नहीं लेते थे, मॉक टेस्ट होते हैं ऐसे कराएंगे, मतलब हर सेकंड सैटरडे को 180 नंबर का, फिर जब
जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये नीट लेवल पे तो हो जाएगा ये सारे। नीट में मुझे नहीं लगता है कोई ज्यादा सेटअप मिलेगा। ठीक है, मिटा दे। ये आज धुलवाया है ना ये, इसलिए साफ हो रहा है, कल नहीं हो रहा था ना, क्योंकि वो ये चिपका हुआ था इस पे, जो अपना स्कूल का डस्टर है उस पर वो चिपका रहता है, इस वजह से तो साफ नहीं होता वो। टॉपिक का नाम डालो, सेल्फ इंडक्टेंस। दो टॉपिक बचे हैं, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। देखो अभी तक हम क्या पढ़ते थे कि भाई ये एक, मान लो करंट कैरिंग कोयल है, करंट फ्लो कर रहा है इसमें, और यहाँ पर हमने एक कोयल रख दी दूसरी, वैसी कोयल है, कंडक्टिंग कोयल है, ठीक है। क्या इस करंट के वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा? क्या इस करंट की वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा? है ना। सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2r, where I is the current flowing in the wire, circular wire, r is the radius of the wire, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इतना मैग्नेटिक फील्ड आएगा सेंटर पर। डायरेक्शन क्या आएगी बताओ? बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ। देखो सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी पता है और डायरेक्शन भी पता है, ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे नहीं पता वैल्यू। डायरेक्शन वही रहेगी जो सेंटर पर है, तो डायरेक्शन क्या रहेगी? पूरे मैग्नेट अंदर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड होगा, अंदर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वह उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में सेंटर पर है। बाकी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है, पर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी पता है और डायरेक्शन भी पता है। बाकी जगह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है पर वैल्यू नहीं पता। बाहर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हो? बाहर अंदर की तरफ, हाँ, क्योंकि यहाँ से घूम के अंदर जाता है, ठीक है। तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड। जो ये वाला कॉइल है, क्या इसमें फ्लक्स लिंक होगा? मान लो इस वाले कॉइल का रेडियस है स्मॉल r, तो इसमें फ्लक्स लिंक होगा, फ्लक्स आएगा इस वाले कॉइल में। कितना आएगा फ्लक्स? बराबर कितना मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, जो भी है हमें नहीं पता कितना b, और इसका एरिया कितना है पाई r स्क्वायर, है ना। और इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ मान ले रहे वेक्टर की, तो cos 0 हो जाएगा। ये फ्लक्स किसके साथ लिंक है? इस वाले एरिया के साथ जो इस कोयल के अंदर है, इस कंडक्टिंग कोयल के अंदर है। कंडक्टिंग कोयल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है बाहर वाली कोयल से, और हम जो फ्लक्स लिंक देख रहे हैं वो अंदर वाली कोयल से देख रहे हैं। अगर मान लो करंट इंक्रीज करता है, तो क्या इसके अंदर जो फ्लक्स है वो बढ़ेगा? बोलो। करंट इंक्रीज करेगा, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा है करंट पर। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो इस कंडक्टिंग कोयल में ईएमएफ आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और वो ऐसा आएगा कि इस बढ़ने वाले फ्लक्स को अपोज करेगा। तो बता सकते हो कैसा इंड्यूस ईएमएफ आएगा? हाँ, अंदर की तरफ आएगा, मतलब इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, मतलब करंट आएगा, इंड्यूस करंट क्या ऐसे आएगा, तो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन हम बता सकते हैं, ऐसे आएगा इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसे। अरे तभी तो यहाँ से करंट निकलेगा, तो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसे बता सकते हैं। ये एक्चुअल में वो नहीं है बैटरी, ये तो बन जाती है ऐसा, है ना। इंड्यूस
पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट आता है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर करंट कैरिंग कॉइल अलग थी और जिस कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ आया वो कॉइल अलग थी। ठीक है, अभी तक यही चलता था हमारा, मतलब हम बाहर भी कॉइल लेते थे तो बाहर दूसरी कॉइल लेते थे और जो करंट प्रोड्यूस कर रही है कॉइल वो अलग होती है, अभी तक यही था। लेकिन अब है टॉपिक सेल्फ इंडक्टेंस। कुछ आइडिया लग रहा है सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? कॉइल के अंदर ही करंट बनेगा कि मतलब ये है तुम्हारी कॉइल, ये है तुम्हारी कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, और करंट कैरिंग कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, बाहर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। वैल्यू सेंटर पे पता है, बाकी जगह पता नहीं है, पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। अब की बार कोई दूसरी कॉइल नहीं है, कोई दूसरी कॉइल नहीं है। क्या ये कॉइल जो खुद करंट बना रही, जो खुद मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, ये कॉइल जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, कि इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या इस कॉइल के साथ फ्लक्स लिंक हो रहा है? फ्लक्स कितना आ रहा है? यहाँ पे जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है बी, और इस कॉइल का एरिया पाई आर स्क्वायर। मैं ये बी सेम मान रहा हूँ, पर ऐसा जरूरी है नहीं कि बी हर जगह सेम है, अलग अलग है बी। तो ये फ्लक्स है और ये बी की वैल्यू बदल रही है, क्यों? करंट बदल रहा है, मान लो करंट बढ़ रहा है, तो ये करंट बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ेगा, और बी बढ़ेगा तो ये वाला फ्लक्स बढ़ेगा, ये वाला फ्लक्स बढ़ेगा। और अगर ये वाला फ्लक्स बढ़ेगा तो इसी कॉइल के अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जो इस करंट को बढ़ने से रोकेगा, जो इस करंट को बढ़ने से रोकेगा। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, कि कॉइल जो है खुद के ही बढ़ते हुए करंट को अपोज करने के लिए उसके खुद के अंदर ही इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट आता है। इस प्रॉपर्टी, इसलिए इस कॉइल के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आती है? सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, ये कॉइल खुद ही एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। बैक ईएमएफ यानी ऐसा ईएमएफ जो इसके बढ़ते हुए करंट को रोकेगा, अपोज करेगा। तो मान लो अगर करंट घट रहा होता तो ईएमएफ, करंट घट रहा है तो फ्लक्स घट रहा है, फ्लक्स घट रहा है तो इसको घटने नहीं देगा, तो इसी की डायरेक्शन में हाँ, तो जो इंड्यूस करंट आएगा वो इसी की डायरेक्शन में आ जाएगा। और जब ये बढ़ रहा है तो इंड्यूस करंट ऐसे आ रहा है ना, ये वाला करंट, तो इंड्यूस करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, इंड्यूस करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। मतलब जो करंट बढ़ रहा है सडनली नहीं बढ़ने देगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाएगा। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, कि इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि इस वायर की ये सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी है कि वो अपने अंदर करंट के बढ़ने को और करंट के घटने को अपोज करती है ना। मान लो, ठीक है, दिस इज कंसेप्ट ऑफ इंडक्टेंस कॉइल। मान लो यही कॉइल है, यही कॉइल है, और इसको हमने लगा दिया बैटरी से ऐसे। अगर ये कॉइल सीधी होती, ये कॉइल ऐसे घूम के ना होती, सीधी होती ऐसे, ये कॉइल ए से बी, और अब ये कॉइल ए और ये घुमा दी, और ये बी, वही कॉइल ए बी को सीधा कर दिया, वही कॉइल ए बी को घुमा दिया। तो और इसको जैसे ही चालू करा, जैसे इसको स्विच ऑन करा, तो यहाँ पे क्या होगा? मान लो शुरुआत में ईएमएफ है मान लो 10 वोल्ट, और इस ए से बी तक की जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस है फॉर एग्जांपल 2 ओम, तो करंट कितना फ्लो करेगा? 5 एम्पियर। अभी जब तक ये चालू नहीं करा था, स्विच ऑन नहीं था, कितना करंट था? 0 से 5 एम्पियर पहुंचने में बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। 0 से 5 एम्पियर, 0 से 5 एम्पियर बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉइल के साथ कोई फ्लक्स लिंक नहीं है वगैरह वगैरह। मतलब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? जैसे ही 0 से 5 एम्पियर होगा, जैसे ही स्विच ऑन होगा, जैसे ही यहाँ करंट आएगा, शुरुआत में करंट 0 था, जैसे ही स्विच ऑन करा करंट आएगा, करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो इस कॉइल के अंदर आ जाएगा इंड्यूस ईएमएफ या बैक ईएमएफ बोलते हैं इसको, इंड्यूस ईएमएफ, बैक ईएमएफ। वो इस बढ़ते हुए करंट को अपोज करेगा,
तो ये जो करंट है 0 से 5 एम्पियर, जो इंस्टेंटेनियसली 0 से 5 एम्पियर हो जाना था, उसको होने में लगेंगे टाइम। तो इसलिए करंट पहले तो ऐसे होता था, मान लो यहाँ 0 का एम्पियर करंट है और अचानक से 5 हो जाए, यहाँ मान लो 5 एम्पियर की वैल्यू है। शुरुआत में कितना करंट है, मान लो ये टाइम का ग्राफ है, ये करंट का ग्राफ है, तो t इक्वल टू 0 पे 0 करंट था और ये समझ लो इंस्टेंटेनियसली करंट पहुंच जाता था 5 और फिर उसका कांस्टेंट। अब क्या होगा, अब ऐसे होगा, मान लो 5 एम्पियर करंट है, यहाँ 0 एम्पियर करंट है और यहाँ टाइम 0 है, तो अब करंट ऐसे नहीं पहुंचेगा अचानक से, अब ये ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है, ऐसे कुछ बढ़ेगा और ऐसे बोलते हैं कि इन्फिनाइट टाइम बाद ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो इतने टाइम लगेगा इसको पहुंचने में। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये अपने ही अंदर करंट है, अपने ही करंट को चेंज करने से रोकता है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस एक कॉइल की बताया, ऐसे कई कॉइल भी हो सकते हैं, हाँ अभी लिखवा रहा हूँ, कई कॉइल भी हो सकते हैं, मान लो ऐसे कई कॉइल है, इसको आप सोलेनॉइड देख सकते हो, और इसको अभी हम सोलेनॉइड नहीं बोल रहे, अभी हम इसको बोल रहे हैं कॉइल। ऐसा एक कॉइल है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, सोलेनॉइड याद करो थोड़ा सा, करंट फ्लो करेगा आई इसमें, अगर करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी यहाँ पे, ऐसे कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा इसकी खुद की कॉइल के साथ, इसकी खुद की कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, बोलो। और अगर करंट चेंज हुआ, करंट चेंज हुआ, करंट मान लो बढ़ा, करंट मान लो बढ़ा, करंट इंक्रीज करा, तो ये कॉइल जो सिंपल एक कॉइल है, सिंपल एक वायर है, वो क्या क्रिएट करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी, किसके अपोजिट, इसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट, है ना। मान लो करंट इंक्रीज कर रहा है, करंट चेंज कर रहा है, ये जो करंट इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ di अपॉन dt, di अपॉन dt इज करंट इंक्रीज पर यूनिट टाइम, di अपॉन dt इज करंट इंक्रीज पर यूनिट टाइम, और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब बढ़ रहा है, तो ये अपोज करेगा, अपोज करेगा तो एक उल्टा पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस बनाएगा जो इसको बढ़ने से रोकेगा, यानी यहाँ पे करंट है ऐसे की तरफ, तो ये जो अपना इंड्यूस करंट बनाएगा, इंड्यूस ईएमएफ बनाएगा, वो कहाँ की तरफ बनाएगा, इस तरफ, अरे ये इस तरफ है तो ये वाला किस तरफ बनाएगा, अपोजिट, ताकि इसको बढ़ने से रोक सके। तो अगर उसको करंट ऐसा बनाना है इसके अगेंस्ट, तो यहाँ पे जो बैटरी बनेगी वो कैसे बनेगी, ऐसे, तो दिस ये आएगा इंड्यूस ईएमएफ, जो कि बैक ईएमएफ है, जो इसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, और जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा इस कॉइल के अंदर, उसकी वैल्यू होती है L di अपॉन dt, इंड्यूस ईएमएफ आएगा जो, उसकी वैल्यू क्या होती है, L di अपॉन dt, ये पोटेंशियल डिफरेंस L di अपॉन dt, इतना इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इस कॉइल के अंदर, जो कि अपना खुद का इंड्यूस करंट बनाएगा, जो इसको अपोज करेगा, ठीक है। अच्छा एक और ले लेते हैं, मान लो यही कॉइल है, ऐसे ही कॉइल है, यहाँ पे करंट आ रहा है और करंट घट रहा है, करंट घट रहा है, तो बताओ ये भी फिर से क्या बन जाएगा आपका कॉइल, पोटेंशियल डिफरेंस बनाएगा, अपना इंड्यूस ईएमएफ बनाएगा, और वो कैसे बनाएगा इंड्यूस ईएमएफ, बताओ, घट रहा है ना ये करंट, तो इसको घटने नहीं देगा, बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देगा, देखो यहाँ करंट बढ़ रहा है ना, करंट बढ़ रहा है तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ने नहीं देगा, फील्ड लाइंस को बढ़ने नहीं देगा, यहाँ पर करंट घट रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटने नहीं देगा, मतलब अगर तुमने स्विच ऑन करा मतलब तो करंट बढ़ेगा, फिर जैसे तुमने स्विच बंद करा, स्विच बंद करेगा तो क्या होगा, 5 एम्पियर था अचानक से 0 होएगा, लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, करंट घट रहा है तो घटने नहीं देगा, तो अगर ये ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती तो करंट सीधा 0 हो जाता, लेकिन इस प्रॉपर्टी की वजह से करंट 0 धीरे धीरे आएगा, ऐसे इस तरह से करंट 0 होगा, यहाँ था मैक्सिमम करंट और अब धीरे धीरे करंट 0 होगा,
क्यों? क्योंकि इसको गिरने नहीं देगा। तो यहाँ पर बताओ कैसी बैटरी लगेगी, यहाँ बताओ कौन सा, लो पोटेंशियल है ना, और ये हाई। तो एक तरीके से ये इसको सपोर्ट करेगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव पे करंट जाता है ऐसे। तो ये जो भी इंड्यूस करंट आएगा वो इसी तरफ आएगा और ये भी इसी तरफ है, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो इसको गिरने नहीं देगा। तो ये आएगा इंड्यूस ईएमएफ, जो कि आएगा एल डी आई अपॉन डी टी। यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। ये इस कोयल के अंदर आएगा, दिखा हम बाहर रहे हैं, ठीक है, कोयल के अंदर। अच्छा, अब इसका बताओ जरा, मान लो यही कोयल है, इसको कोयल बोला गया, जो सोलेनोइड जैसा दिख रहा है। यहां से करंट आ रहा है आई, और एक करंट बढ़ रहा है, बताओ कैसा आएगा, बोलो कैसे? करंट बढ़ रहा है ना, तो यहाँ जो भी बैटरी आएगी वो इसको अपोज करेगी, अपोज करेगी तो वो ऐसा करंट बनाना चाहिए, अपोज ऐसा करंट बनाना चाहिए, इंड्यूस करंट, ताकि इसको अपोज कर सके। तो यहाँ पर कैसा पोटेंशियल आएगा, हाई पोटेंशियल, यहाँ हाई पोटेंशियल आएगा और यहाँ लो, ये आएगा, और इसकी वैल्यू वही रहेगी, ईएमएफ की वैल्यू एल डी आई बाय डी टी। एक और लास्ट, मतलब करंट अगर घट रहा हो तो बताओ कैसा बैटरी बनेगी, इसको सपोर्ट करेगी, तो ऐसा इसी के डायरेक्शन में। तो बताओ यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव से करंट निकलता है, नेगेटिव में जाता है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए ऐसा वाला बनेगा। इसको दिखाने के लिए करंट को स्टॉप नहीं करेगा, हाँ, गिरने से रोकेगा, मतलब जल उस जैसे एकदम गिरता पर धीरे धीरे गिरेगा, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं करता, मतलब उसको गिरने से रोक सकता है, बस ये करेगा। तो लिख लो जल्दी से ये चारों केस आपके। यहाँ पर डी आई अपॉन डी टी पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे बताओ डी आई अपॉन डी टी कैसे रहेगा, नेगेटिव, घट रहा है ना, यहाँ पे बताओ डी आई अपॉन डी टी पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पर डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू रहेगी नेगेटिव। हाँ और क्या, और टेस्ट बनाने।
लिख लिया? देखो सेल्फ इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कोयल। इस कोयल को बोलते हैं इंडक्टर। इस कोयल को क्या बोलेंगे? इंडक्टर। ये तीसरा मटेरियल है, मतलब तीसरा इंस्ट्रूमेंट है जो अभी तक हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर, फिर पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टर, और अब आ गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में कैपेसिटर, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, फिर रजिस्टर, और ये है मैग्नेटिक फील्ड का मटेरियल और इंस्ट्रूमेंट। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंडक्टर। ये इंडक्टर है, ठीक है। तो इंडक्टिंग कोयल है। चलिए लिखो, सेल्फ इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कोयल। सेल्फ इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कोयल due to which the coil opposes any change in the strength of current, due to which the coil opposes any change in the strength of current। तो करंट की वैल्यू को चेंज करने में अपोज करेगी। करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो उसको अपोज करेगी, करंट की वैल्यू घटेगी तो उसको अपोज करेगी, है ना। तो ये सारे काम करेगी। कैसे करेगी? कैसे कोयल इसको अपोज करेगी? अपने खुद के अंदर इंड्यूस ईएमएफ लाकर इसके अगेंस्ट। करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो उसके अगेंस्ट, करंट की वैल्यू घट रही है तो उसके अगेंस्ट, बाय क्या लिखा आपने? चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। अपने अंदर ही एक ईएमएफ इंड्यूस करेगी। किसके अगेंस्ट? खुद के अंदर करंट के चेंज के अगेंस्ट। खुद के अंदर करंट की जो स्ट्रेंथ है उसके, अगर ग्रोइंग करंट है तो उसको डिके करने की कोशिश करेगी, डिकेइंग करंट है तो उसको ग्रो कराने की कोशिश करेगी। दिस इज हाउ सेल्फ इंडक्टेंस प्रॉपर्टी वर्क। ये है सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है? थोड़ा सा आता है, मिटा दूं। तो सेल्फ इंडक्टेंस कुछ ऐसे है, ये कहता है कि मान लो एक कोयल है जिसको इंडक्टर बोलेंगे। ये इंडक्टिंग कोयल है, इंडक्टर है, इसमें करंट आई, इसमें करंट है आई ठीक है। आई करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड इस कोयल के अंदर लिंक होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, अरे सोलेनॉइड में ऐसे ही तो होता है मैग्नेटिक फील्ड, एक्सिस के लॉन्ग। तो ये कहता है कि जो फ्लक्स लिंक होगा कोयल के अंदर, फ्लक्स लिंक विद द कोयल, फाई फ्लक्स जो है लिंक है कोयल के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट फ्लोइंग इन द कोयल। मतलब करंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा। करंट स्ट्रांग हो तो मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगे तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो फ्लक्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट। तो लिखेंगे फाई डायरेक्टली, फाई क्या है? फ्लक्स। एक एक कोयल में फ्लक्स है ना, इसमें दो फील्ड लाइंस जा रही हैं, कोयल ऐसे है, फील्ड लाइन ऐसे जा रही है ना, तो फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या है? आई। आई का कौन सा आई? जो इस कोयल के अंदर फ्लो कर रहा है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटाता है तो एक कांस्टेंट आता है जो ना फाई पर डिपेंड करेगा ना आई पर डिपेंड करेगा। दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज एल इनटू आई। दिस एल इज proportionality constant, proportionality constant। और ये किस पर डिपेंड करेगा?
ये इसका नाम है सेल्फ इंडक्टेंस, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस इसका नाम है। एल एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। अरे तुमने पढ़ा था आई डाई प्रोपोर्शनल टू वी इक्वल टू आई आर, यहाँ पे ऐसे कुछ पढ़ा था, वी डाई प्रोपोर्शनल टू आई ऐसे पढ़ा था। करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, और फिर बताया था अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको क्या बोलते थे? रेजिस्टेंस। एक तुमने ये भी पढ़ा था कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो या फिर चार्ज स्टोर बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ेगा। और अगर कांस्टेंट हटाएंगे तो डायरेक्ट कांस्टेंट हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा कैपेसिटेंस। सिमिलरली करंट बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, और डायरेक्ट कांस्टेंट साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, ये तीन मटेरियल हैं। ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, रेजिस्टर। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, कैपेसिटर। और ये तीसरा है इंडक्टर, और इसकी प्रॉपर्टी है सेल्फ इंडक्टेंस। ये रेजिस्टर है, इसकी प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। ये कैपेसिटर है, इसकी प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस। और ये है इंडक्टर, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। दिस इज इंडक्टर। ये जो कॉइल है इसको बोलते हैं इंडक्टर, इस कॉइल को बोलते हैं। और इसका इंडक्टर की प्रॉपर्टी है सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस is the property of इंडक्टर कोइल। इंडक्टर कोइल की प्रॉपर्टी है। जैसे यहाँ पर रेजिस्टर की प्रॉपर्टी होती थी रेजिस्टेंस, कितना करंट, कितना रेजिस्टेंस, ये कितना प्रतिरोध वो करंट के लिए लगाएगा। यहाँ पे होती थी कैपेसिटेंस, कि कितना वो चार्ज स्टोर करने की क्षमता है, वो कैपेसिटेंस होती थी। वैसी है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस है कि कितना ज़्यादा वो अपोज करेगा करंट में चेंज को। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर कोइल एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्लक्स एंड करंट। फ्लक्स और करंट पर डिपेंड नहीं करता। क्या आर, बी और आई पर डिपेंड करता था? रेजिस्टेंस नहीं। करंट बढ़ाते थे, वोल्टेज बढ़ाते थे, करंट बढ़ता था, है ना? तो जितना ये बढ़ता था उतना ये बढ़ता था, ये कांस्टेंट रहता था। आर तो उस बात पर डिपेंड करता था कि मटेरियल किससे बना है, मटेरियल की लेंथ कितनी है, मटेरियल कॉपर से बना है कि रबड़ से बना है, उस बात पर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। सिमिलरली कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता था। पोटेंशियल बढ़ाते थे तो चार्ज बढ़ता था, कैपेसिटी बढ़ती थी उसकी चार्ज को होल्ड करने की। लेकिन मटेरियल पर डिपेंड कौन करता था? कैपेसिटेंस डिपेंड करता था, इन दोनों पर डिपेंड नहीं करता था। सिमिलरली ये इंडक्टेंस है, ये किस पर डिपेंड नहीं करेगा? ना तो फ्लक्स पर डिपेंड करेगा, ना ही करंट पर। ये किस पर डिपेंड करेगा? इस पर, इस इंडक्टर पर डिपेंड करेगा। इंडक्टर कितनी लेंथ का है, कितनी इसमें टर्न्स हैं, कितनी पास टर्न्स हैं, है ना? ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो इट डू नॉट डिपेंड ऑन फ्लक्स एंड करंट। क्यों? अगर हम यहाँ से फॉर्मूला अगर देखें तो फॉर्मूला तो ये आएगा। फॉर्मूला अगर यहाँ से देखें तो एल बराबर क्या आएगा? फाई अपॉन आई। यहाँ से फॉर्मूला ये आएगा, एल बराबर फाई अपॉन आई। तो अगर करंट बढ़ाएंगे तो क्या एल घटेगा? यस सर है, लेकिन हम तो यहाँ कह रहे हैं ना सेल्फ इंडक्टेंस डू नॉट डिपेंड ऑन फाई एंड आई। तो जब डिपेंड ही नहीं करेगा तो करंट बढ़ाने पर एल घटेगा कैसे? एल डिपेंड करता है इस पर, कोइल पर, कि कोइल की लेंथ कितनी है। क्या करंट बढ़ाने से इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी? नहीं होगा, क्या करंट बढ़ाने से इसका एरिया चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। क्या नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो जाएंगे? तो एल तो सेम ही रहेगा। तो एल इन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, लेंथ कितनी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, यानी 2 टाइम्स हो गया तो ये भी 2 टाइम्स हो गया। लेकिन फाई अपॉन आई सेम रहेगा। मान लो फाई की वैल्यू है 2 और करंट की वैल्यू है मान लो 3, तो एल की वैल्यू हो जाएगी 2/3। लेकिन मान लो करंट बढ़ गया, करंट हो गया 6, तो फ्लक्स हो जाएगा 4।
तो अभी भी एल की वैल्यू क्या रहेगी, फ्लक्स की वैल्यू 4, करंट की वैल्यू 6, तो 4/6 यानी 2/3। तो करंट की वैल्यू चेंज, ओ सॉरी, एल की वैल्यू चेंज नहीं होगी, एल की वैल्यू फाई और आई पर डिपेंड नहीं करती, ये बात बताई। अच्छा यहाँ से यूनिट बताओ, सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट, एसआई यूनिट, नया नया टर्म है एसआई यूनिट। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर, वेरी गुड, अपॉन ए है ना, वेबर, मैं पूरा लिख देता हूँ तुम्हें याद नहीं है तो वेबर, फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। और मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहा हूँ मैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, और करंट की होती है एम्पियर, तो ये बन जाएगा वेबर पर एम्पियर, ठीक है, WB पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर। इसका नया नाम देते हैं, वेबर पर एम्पियर को नया नाम देते हैं, वो होता है हेनरी, हेनरी। तो सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट हो गई हेनरी, यानी कैपिटल एच, दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस। लिख लो जल्दी से, ये होती प्रॉपर्टी किसकी, इस कॉइल की, कि वो अपने ही अंदर करंट के चेंज को कितना भयंकर तरीके से अपोज कर सकता है। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसमें कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कितनी कॉइल्स हैं, कितनी लेंथ है, इस बात पर डिपेंड करेगा। ठीक है, मिटा दे, हाँ भाई। तो फाई बराबर आया एल आई, यहां से देखो, यहां से ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ यानी कि इसके अंदर जो बैक ईएमएफ आएगा जब करंट चेंज होगा, तो क्या लिखेगा, इफ करंट changes, if current changes then EMF will induce, then flux change ऐसे लिख सकते हो, then phi change, और phi change होगा तो EMF will induce, EMF will produce, या बैक EMF, इसको क्या बोलते हैं, बैक EMF, बैक EMF क्या बोलते हैं, क्योंकि अपोज करेगा फ्लक्स के चेंज को। तो EMF क्या होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ये तो पढ़ रखा है तुमने, माइनस डी अपॉन डी टी, और फाई कितना है, फ्लक्स, फ्लक्स कितना है, एल आई, एल आई। तो यहाँ से ईएमएफ कितना आगे बोलो, एल, एल तो कांस्टेंट है, टाइम के साथ, टाइम के साथ भाई, टाइम के साथ तुम्हारी कोयल की लेंथ नहीं बढ़ रही, तुम्हारी कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बढ़ रहे, इसका एरिया नहीं बढ़ रहा। अगर ऐसा सब कुछ नहीं हो रहा तो एल कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा और आएगा डी आई अपॉन डी टी। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बैक ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ इन इंडक्टर, ठीक है। माइनस का मतलब क्या है, वही अपोज करेगा, और अगर हम ईएमएफ की वैल्यू देखें सिर्फ, तो वो कितनी आ जाएगी, एल डी आई अपॉन डी टी। और ये लगाना कैसा है ईएमएफ, वो मैंने अभी जस्ट पहले बताया है, अरे पिछले वाले लेक्चर बोर्ड पे जब लिखा हुआ तो बताया था ना, 4 केस लिए थे, तो वही तो था एल डी आई बाई डी टी, वो होती थी ईएमएफ, ये आता है ईएमएफ इंड्यूस।
देख लिया। अब देखो, अगर ये करंट का जो चेंज है, ईएमएफ कितना है, एल डी आई अपॉन डी टी, ये बैक ईएमएफ आया, इसकी वैल्यू है एल डी आई अपॉन डी टी, जो कि वैल्यू है ना, माइनस लगेगा वरना। इफ डी आई बाई डी टी हो 1 एम्पियर पर सेकेंड, अगर डी आई बाई डी टी क्या हो 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो एल ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 के बराबर, ओ सॉरी एल, और डी आई बाई डी टी की वैल्यू कितनी है 1। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू बैक ईएमएफ व्हेन द चेंज इन करंट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। अगर करंट का चेंज 1 एम्पियर पर सेकेंड होगा तो सेल्फ इंडक्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। ये लिख सकते हैं, इफ करंट चेंज, लिख लो, करंट चेंज पर सेकेंड इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। अगर करंट का चेंज पर सेकेंड कितना है 1 एम्पियर पर सेकेंड है, देन सेल्फ इंडक्टेंस, इसका मतलब ये नहीं है कि ये और ये इनकी दोनों की वैल्यू मतलब यूनिट भी सेम हो जाएगी, बस न्यूमेरिकली इक्वल हो गए। मतलब इसका आंसर अगर 10 है तो इसका भी आंसर 10 है, ये 10 वोल्ट हो गए, 10 हेनरी होगा। देन सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इंड्यूस बैक ईएमएफ या इंड्यूस ईएमएफ, और इंड्यूस ईएमएफ कहाँ आएगा इसमें, कोइल के अंदर, इंड्यूस ईएमएफ इन द कोइल, कोइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ आएगा। ठीक है, ऑफ कोर्स ये करंट का चेंज, एवरेज करंट का चेंज भी हो सकता है और इंस्टेंटेनियस भी हो सकता है, तो जो हो वो ले लेना, उस हिसाब से कर लेना। चलो एक क्वेश्चन लिखो। हाँ, क्वेश्चन है कि भाई ये ऑयल है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू है 2 हेनरी, यहाँ जो करंट आ रहा है आई वो कुछ 2 एम्पियर आ रहा है मान लो, और करंट चेंज जो हो रहा है डी आई बाई डी टी वो हो रहा है प्लस 4 एम्पियर पर सेकेंड, 4 एम्पियर पर सेकेंड। करंट चेंज बहुत तेजी से हो रहा है, 4 एम्पियर चेंज हो जा रहा है 1 सेकेंड में। तो फाइंड ईएमएफ इंड्यूस, ईएमएफ कितना आएगा, बैक ईएमएफ कितना आएगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, या मैं ये पूछ लूं ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो पूछ सकते हैं वी ए माइनस वी बी कौन सा हाई पोटेंशियल पर होगा, कौन सा लो पोटेंशियल पर होगा, ये बताओ। करंट प्लस में, यानी करंट बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, तो देखो करंट बढ़ रहा है, करंट किसी इंस्टेंट पे 2 एम्पियर है और फिर बढ़ रहा है 4 एम्पियर पर सेकंड के रेट से। ठीक है, चेक करो।
बताओ कैसे होगा। की वैल्यू डाल दी और DI upon dt। हाँ सिंपल। तो कितना आया 8, सही है 8 वोल्ट आएगा। और कौन सा हाई पोटेंशियल पर, कौन सा लो पोटेंशियल पर? सर इधर की साइड पर होगा हाई जो तुम ईएमएफ बनाओगे ना, बैटरी बनाओगे Yes. बैक ईएमएफ की, उससे पता लगेगा। तो बताओ करंट बढ़ रहा है तो कैसे बनेगा? इधर साइड तरफ आएगा पॉजिटिव, इसको बढ़ रहा है ना तो इस तरफ पॉजिटिव आएगा, इधर साइड नहीं। नेगेटिव। ये ईएमएफ आएगा और ईएमएफ इसको अपोज करेगा, है ना। तो ये ईएमएफ की वैल्यू आएगी एल डी आई अपॉन डी टी। अरे माइनस लगाते हैं पर हम यहाँ पर वैल्यू देख रहे हैं, माइनस प्लस तो हमने देख लिया यहाँ पर, ये वाला पॉजिटिव हो ये वाला नेगेटिव होगा। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी है? तो 2 और डी आई अपॉन डी टी की +4 हो गया +8 वोल्ट। अगर -4 भी होता ना तो भी 4 ही रखते हैं यहाँ पे, अगर -4 भी होता तो भी +4 ही रखते। क्यों? क्योंकि ये जो है प्लस माइनस, भाई यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, तो हमने कंसेप्ट से देख लिया कि भाई ये करंट बढ़ रहा है तो यहाँ पर प्लस होगा यहाँ माइनस होगा। ठीक है, तो इसलिए डी आई बाई डी टी की वैल्यू आपको कैसी रखनी है? पॉजिटिव ही रखनी है, चाहे माइनस में हो। वो माइनस ये बताने के लिए होगा कि करंट बढ़ रहा है या घट रहा है। बताओ, ये हो गया 8 वोल्ट। अब बताओ ए पॉइंट पोटेंशियल हाई पर है लो पर? अरे यहाँ ये इससे कनेक्ट है ना, तो ये हाई पर और ये वाला लो पर। तो पूछा क्या है? वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा 8 वोल्ट। वी ए माइनस वी बी, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है? 8 वोल्ट। केवीएल लगा सकते हो। केवीएल कैसे लगाओगे? यहाँ से यहाँ तक चलो, यहाँ से यहाँ तक चलो, कैसे चलोगे? वी ए यहाँ पे है, अब जाएंगे आगे 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 आगे, फिर क्या होगा? पोटेंशियल घट रहा है पोटेंशियल, तो कितना घट रहा है? -8। और जैसे यहाँ पहुंच गए तो इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, ए से चले बी पर पहुंच गए। तो हमें वी ए माइनस वी बी निकालना है, तो करेंगे वी ए, ये यहाँ ले आएंगे तो माइनस वी बी, और ये वाला यहाँ चला जाएगा तो 8 वोल्ट वही आएगा। तो कैसे करना? ठीक है, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। डी आई बाई डी टी की वैल्यू प्लस में ही रखना, चाहे नेगेटिव हो, क्योंकि डी आई बाई डी टी फिर नेगेटिव रख के ये क्या कहेगा? ये पलट दो। पर वो तो हमने अपने आप बुद्धि से निकाल लिया ना कि करंट बढ़ रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव। लिख लो। ठीक है, एक क्वेश्चन करो अगला। ठीक है, एल की वैल्यू ले लो कुछ भी, 4 हेनरी ले लो। करंट यहाँ से फ्लो करा दो, मान लो 2 एम्पेयर। अच्छा, करंट कितना है ये इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कहीं पर भी हमने नहीं रखा कि करंट 2 एम्पेयर है, ये तो करंट के चेंज पर डिपेंड करेगा। करंट 2 एम्पेयर है और मान लो डी आई बाई डी टी है -3 एम्पेयर पर सेकेंड, और ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। फिर से बताना है वी ए माइनस वी बी, 12 आ जाएगा। ये बताना वी ए माइनस वी बी। 12 आएगा, -12 आएगा, क्या आएगा? इसी की डायरेक्शन में पॉजिटिव आएगा। तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ वी ए माइनस वी बी प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? प्लस आएगा, प्लस वो 12 वोल्ट। प्लस में आएगा। चलो देखते हैं, ये बिठा दे, चलो देखते हैं, रुको कर लो सब। हो गया सबका? ओहो, गाना करो इधर। समझा? आगे बताओ। ईएमएफ की वैल्यू आएगी सीधा सीधा एल डी आई अपॉन डी टी।
एल की वैल्यू है 4, डी आई बाई डी टी की वैल्यू प्लस में रखनी है, चाहे माइनस में प्लस में, कैसे रखनी है प्लस में, तो कितना आएगा 3, आंसर आ जाएगा 12 वोल्ट। ठीक है, -3 का मतलब क्या है, करंट घट रहा है। -3 का मतलब क्या है, हाँ बताओ, करंट घट रहा है, करंट घट रहा है तो बताओ ये इसको सपोर्ट करेगा, तो बताओ भाई कैसे बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव है भाई, क्यों, ताकि ये वाला करंट ऐसे आ रहा है और इसको सपोर्ट करने के लिए ऐसे ही आए, रिड्यूस करंट भी ऐसे है, समझ आए। 4 केस बताए थे ना तुम्हें, उसमें से एक केस है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 12 वोल्ट। अब बताओ ए वाला किस पे करंट है, पॉजिटिव पर, और ये वाला नेगेटिव पर, मतलब ये हाई पोटेंशियल पर है और ये वाला लो पोटेंशियल, तो बी ए माइनस बी पूछा है कितना आएगा 12। अगर ये 0 पर होता और ये 12 पर होता तो बी ए माइनस -12। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन। अब अगला है कि मान लो सोलिनॉइड है हमारा, कोयल जो है वो इस बार सोलिनॉइड है, तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड, सोलिनॉइड का कितना सेल्फ इंडक्टेंस होगा, क्योंकि वो भी कोयल की तरह होता है। तो ये लो भाई सोलिनॉइड, दिस इज सोलिनॉइड, सोलिनॉइड के अंदर करंट जा रहा है आई। ठीक है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, कुछ ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड होता है, बोलो, थोड़ा गलत बना दिया, वो होता है मतलब पैरेलल फील्ड लाइंस होती है ना, हाँ ठीक है, पैरेलल फील्ड लाइंस होते हैं इसके अंदर। क्या हर एक कॉइल के साथ फ्लक्स लिंक होगा, हर एक कॉइल के साथ फ्लक्स लिंक होगा, क्या कॉइल ऐसे है, इसकी जो कॉइल है वो ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऐसे, तो इसके साथ हर एक कॉइल के साथ ये कॉइल, ये कॉइल, ये कॉइल, ये कॉइल, ये कॉइल, तो एक कॉइल के साथ कितना फ्लक्स आएगा, फ्लक्स लिंक विद वन कॉइल ऑफ सोलिनॉइड, बोलो बी ए कॉस 0, कॉस 0 होगा ना, अरे मान लो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ की तरफ है और एरिया ऐसा है, और एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया के सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी एरिया वेक्टर ऐसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, एरिया वेक्टर भी ऐसे, और वैसे वैसे समझ आ रहा है, इसको काटते हुए जा रहा है, मतलब इसको पेनिट्रेट करते हुए जा रहा है, तो cos 0 ही होगा, cos 90 तो तब आता है जब इसके पैरेलल ही ऐसे जाता है, तो बी ए cos 0, 0 मैंने गलत बनाया 0, ठीक है, बी ए cos 0, तो फ्लक्स आ गया एक कॉइल के साथ इतना B इंटू ए। अच्छा B कितना होता है, ये कौन सा B है, अलग से तो कोई B बनाया नहीं है, ये B है कौन सा, उसके अंदर से पास कर रहा है, वो कहाँ से आया, करंट की वजह से, सोलिनॉइड खुद अपना B बनाता है, वही वाला B ये है। बस ये हम सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ के आ रहे हैं, हम यही तो पढ़ रहे हैं कि कोई कोयल है, उस कोयल के अंदर करंट फ्लो करता है और वो करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और वो क्योंकि वो कोयल है और वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाता है, खुद के ही करंट की वजह से खुद की ही कोयल में मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाता है। वैसे यहाँ पर हो रहा है, खुद का ही करंट है, खुद का ही मैग्नेटिक फील्ड है और खुद की ही कोयल में मैग्नेटिक फ्लक्स बन गया, तो यहाँ पर खुद का ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये बी किसका मैग्नेटिक फील्ड है, सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड, और सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता कितना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड वो हम पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड होता है म्यू नॉट, कि भाई एयर है अंदर, म्यू नॉट का मतलब वैक्यूम है अंदर, है ना, कोई मटेरियल नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन द सोलिनॉइड, और सोलिनॉइड के अंदर कितना करंट बह रहा है आई,
यही तो होता है सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड। बोलो, मान लेते हैं कि ये सोलेनोइड की लेंथ है कैपिटल है, और ये भी मान लेते हैं कि सोलेनोइड के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं टोटल वो कैपिटल एन है। तो स्मॉल एन कितना हो जाएगा बताओ? स्मॉल एन कैपिटल एन, इतने टर्न्स हैं, कितनी लेंथ में फैली हुई है? एल लेंथ में फैली हुई है, तो एन अपॉन एल क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये मिल गया। ये रहा आई जितना करंट फ्लो कर रहा है, तो कर लो, रखो इसको। बी की जगह क्या आ जाएगा? म्यू नॉट एन आई, और ए क्या है ये वाला? एरिया ऑफ द रिंग, एरिया ऑफ द कॉइल ऑफ सोलेनोइड, ए लूप ऑफ सोलेनोइड। मान लो इसका रेडियस स्मॉल आर है, इसका रेडियस क्या है? स्मॉल आर, तो एरिया ऑफ सोलेनोइड क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ लूप। अरे लूप ऐसा है ना, ऐसा ऐसा लूप है, ऐसा लूप है, उसका रेडियस है सोलेनोइड के लूप का, है ना। ये हो गया फ्लक्स, ये क्या हो गया? फ्लक्स। इसको थोड़ा सा देखो ध्यान से, देखो, म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर इनटू में आई, ये हो गया फ्लक्स लिंक विद द सोलेनोइड। लेकिन ये कितने कॉइल के साथ फ्लक्स लिंक है? एक कॉइल, और यहाँ पर कितनी कॉइल्स हैं? काफी सारे, इतनी कॉइल्स हैं, इतनी कॉइल्स हैं, एक के साथ इतना फ्लक्स लिंक है। तो टोटल फ्लक्स लिंक विद सोलेनोइड, टोटल फ्लक्स कितना लिंक होगा सोलेनोइड के साथ? बोलो, टोटल फ्लक्स आएगा एक कॉइल के साथ इतना, दूसरे कॉइल में भी इतना ही होगा, तीसरी कॉइल में भी इतना ही होगा, दूसरे कॉइल में होगा तो मतलब 2 कॉइल में होगा 2 टाइम्स, 3 कॉइल में होगा 3 टाइम्स, n कॉइल्स में होगा n टाइम्स फ्लक्स लिंक विद 1 कॉइल। फ्लक्स एक कॉइल में इतना लिंक है तो n कॉइल्स में हो जाएगा n टाइम्स 5। तो कितना आंसर आ जाएगा बताओ? ये आंसर आ जाएगा टोटल फ्लक्स बराबर n टाइम्स म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे रखो टोटल फ्लक्स बराबर म्यू नॉट, अब यहाँ कैपिटल एन है या स्मॉल एन है, या तो कैपिटल एन को स्मॉल एन में बदल दो, या स्मॉल एन को कैपिटल एन में बदल दो। तो स्मॉल एन को हम कैपिटल एन में बदल रहे हैं, तो क्या आएगा? एन, ये वाला एन है, ये वाला एन हो गया, ये एन क्या रख दिया हमने? कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन, और पाई आर स्क्वायर, और करंट को बाहर कर दो। लो क्या हुआ? टोटल फ्लक्स कितना आया? म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इनटू में आई। कंपेयर करो इसको, हमने बताया था फ्लक्स क्या होता है, हमने बताया था फ्लक्स होता है एल आई। देखो अभी अभी बताया, इससे जस्ट पहले फ्लक्स बताया, क्या बताया था? एल आई। यहाँ पे फ्लक्स बराबर क्या है? दिस मल्टीप्लाई आई। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से एल की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी एल की वैल्यू मिल जाएगी? सोलेनोइड के सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। सो अगर इनको हम कंपेयर करें, सो आफ्टर कंपेयरिंग we get the value of self inductance of solenoid। we get the value of self inductance of solenoid, और वो self inductance की वैल्यू कितनी होगी? L बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। दिस इज द, ये वाला एल और ये वाला अलग है, ये सेल्फ इंडक्टेंस का एल है और ये लेंथ ऑफ सोलेनोइड। म्यू नॉट क्या पता ही है, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड। पाई आर स्क्वायर क्या है? एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ वन लूप ऑफ सोलेनोइड। आर इज द रेडियस ऑफ लूप, है ना, जो सोलेनोइड के लूप है उसका एरिया। ये है डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। स्मॉल एल भी ले सकते हैं, अभी स्मॉल एन और एल के रूप में और स्मॉल एन के रूप में लिख देते हैं। एल स्मॉल एल, हाँ लिख देंगे स्मॉल एल, हाँ लिख लो टोटल लेंथ को ना, हाँ टोटल लेंथ को स्मॉल एल लिख लो, ऐसा करो स्मॉल एल ही लिख लो, नहीं तो फिर
कैपिटल एल और उसमें वो आएगा स्मॉल एल लिख लो इसको। ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और केमिस्ट्री कैसे चल रहा है तुम्हारे स्कूल में, कितने चैप्टर हो गए हैं? जैसे मैं छोड़ गई कहाँ तक छोड़ा था? थोड़ा सा नहीं 5-10% मतलब एक चैप्टर करा दिया, आधा चैप्टर कराया, 2 चैप्टर, करा दिए। तीसरा चैप्टर चल रहा है, कौन सा है? अच्छा, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में मिलेंगे थे पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक हैं? अच्छा, ठीक है, याद करना है ये वैल्यू सेल्फ इंडक्टेंस की कितनी होती है, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। ये वाली वैल्यू मैं कभी याद नहीं करता, मैं कौन सी याद करूंगा, दूसरी मैं बताता हूँ अभी। ये हमने ऐसे रखा, इसको स्मॉल एन के फॉर्म में रखो, स्मॉल एन के फॉर्म में अगर हम रखें इसको तो क्या फॉर्मूला आएगा बताओ, बोलो। अरे स्मॉल एन क्या है, कैपिटल एन अपॉन एल, कैपिटल एन को क्या रखेंगे, एन एल। अब रखो इसमें क्या वैल्यू आएगी, एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, एल से एक एल गैस। अब ये दूसरा फॉर्मूला आ गया, ये आया कैपिटल एन के फॉर्म में, कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के फॉर्म में, और ये वाला फॉर्मूला किस फॉर्म में आया है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की फॉर्म में। तो आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, ये फॉर्मूला आया। तुम ध्यान से देखो, ये पाई आर स्क्वायर एल क्या है, देखो ये तुम्हारा है सोलिनॉइड और दिस इज पाई आर स्क्वायर, एक कोयल का एरिया, और ये हो गया एल। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया है ना, सिलेंडर के फॉर्म में है ना ये पूरा, तो पाई आर स्क्वायर इंटू में एल, तो दिस इज द वॉल्यूम। तो आसान हो गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हो गया एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोलिनॉइड। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखो, ये आसान है, यहाँ से निकल जाएगा, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू में एल, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड, है ना, इसको लिख देंगे दिस इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड। ये सारी चीजें पता है तुम्हें, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू में एल, आर क्या है, रेडियस ऑफ ईच टर्न ऑफ सोलिनॉइड,
या ईच कॉइल ऑफ सोलिनॉइड, ये रेडियस है, और एल है लेंथ ऑफ सोलिनॉइड, ये सारी वैल्यूज है। ठीक है, लिख लिया सारा। तुमने नहीं लिखा? तुमने नहीं लिखा? अच्छा। एक छोटे छोटे टॉपिक दोनों। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सोलिनॉइड, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर कॉइल, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर क्या है? मान लो एक इंडक्टर है, एक दूसरा इंडक्टर है, इन दोनों को सीरीज में जोड़ दिया। इसका इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस L1, इसका सेल्फ इंडक्टेंस है L2। तो इन दोनों को हटा के हम अकेला एक सेल्फ इंडक्टेंस लेंगे जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस है L इक्विवेलेंट। तो L इक्विवेलेंट हो जाएगा सीधा सीधा L1 प्लस L2। कोई डेरिवेशन नहीं आएगी इसकी, सिर्फ फॉर्मूला L1 प्लस L2। तो पहला कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता लग गया होगा अब तक। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/L1 ऑफ इंडक्टर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये एक कॉइल है, ये दूसरी कॉइल है, इसका इंडक्टर है L1, इसका इंडक्टर सेल्फ इंडक्टेंस L2। इन दोनों को हटा के हमने एक अकेली कॉइल ले ली जो बिल्कुल वही काम करेगी जो ये दोनों करेंगे, इसको L इक्विवेलेंट बोल दिया। तो यहाँ पर L इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी 1/L इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 1/L1 प्लस 1/L2 हो जाएगी L इक्विवेलेंट। कितना घटिया बनाया ये, बन ही नहीं रहा, बन सिंपल एक वायर है उसको यूं मोड़ दिया, देखो प्रॉपर्टी कितनी बदल गई। एक कॉपर की वायर सिंपल है, सीधी वायर, कोई दिक्कत नहीं, और उसको मोड़ दिया तो क्या अलग ही प्रॉपर्टी बदल गई। हाँ सिंपल, ठीक है, ये हो गया। एक लास्ट वो कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन रह गया एनसीईआरटी के, इंडक्टर से कर लेना क्वेश्चन एनसीईआरटी के। जैसे क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर सॉरी एक्सरसाइज का 6.8 क्वेश्चन। हाँ, कह रहा है सर्किट में करंट गिर रहा है 5 एम्पियर से 0 एम्पियर, करंट गिर रहा है 5 एम्पियर से 0 एम्पियर, कितने टाइम में? 0.1 सेकंड में। तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी दे दिया, डेल्टा आई अपॉन क्या दे दिया? डेल्टा टी। तो बैक ईएमएफ यानी एवरेज ईएमएफ की वैल्यू बतानी है, और एवरेज ईएमएफ की वैल्यू दे रखी है 200 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 200 वोल्ट। पूछा सेल्फ इंडक्टेंस बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है। एल की वैल्यू बतानी है, ईएमएफ दे रखा है 200 वोल्ट, और करंट का चेंज कह रहा है, फाइनल करंट है 0 एम्पियर और इनिशियल करंट है 5 एम्पियर और टाइम है 0.1 सेकेंड। हो जाएगा? अरे फॉर्मूला क्या लगेगा? सिंपल से L इक्वल टू सॉरी E इक्वल टू L डी आई अपॉन डी टी, डी आई यानी डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। हो गया, फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट, फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट, और ये आ जाएगा जो भी आएगा, है ना। कर लो इसको, आसान सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। एग्जांपल नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज का 6.8, एक्सरसाइज का 8वां क्वेश्चन।
नाइन्थ भी ऐसे ही आसान से ही है। हाँ नहीं, ये तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का है, ये तो हम कल पढ़ेंगे, कल या परसों, हाँ कल पढ़ेंगे। ये एक आसान सा क्वेश्चन है बस एनसीईआरटी का, तो और कुछ है ही नहीं। नमस्ते। अरे सब आसान से टॉपिक है, कोई ज़्यादा टफ है नहीं। लिख लिया ये 1/L1 + 1/, हमें लिख लिया। एक लास्ट क्वेश्चन कर दो, मान लो एक इंडक्टर है जिसका एल की वैल्यू है 2 हेनरी, एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है 3 ओम, और एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू है 5 फैराड, 5 माइक्रो फैराड ले लेते थे, ठीक है। और चार्ज है मान लो 2 माइक्रो कूलम, ठीक है। और यहां से करंट जा रहा है आई जा रहा है 2 एम्पियर, और di/dt है -3 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। तो बताना है आपको ए पॉइंट और बी पॉइंट, VA - VB कितना होगा। आपको बताना है, तुम वीडियो मारे, आपके साथ प्रैंक हो गया, बताओ VA - VB कितना होगा। कैसे निकलेगा, सिंपल ऐसे कर लिया मैंने, पहले उसकी निकाल ली 6 आ गया, फिर VI करंट ले लिया, V = IR2 × 6 आ गया, और Q = CV 5 × 6 बी निकालना, Q/C पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, Q/C। अच्छा 6 ले लो, इसको आसान आंसर आना है, इसको 6 ले लो। तीनों को वोल्टेज में बदल दो बस, वो देखो। अच्छा इसका पोटेंशियल डिफरेंस है E = L di/dt, L कितना है 2, di/dt कितना 3, 6 वोल्ट, ठीक है। अब देखो मैं इसको अलग से डायग्राम बनाऊंगा, बताओ करंट ऐसे है और वो घट रहा है, तो बताओ कैसा बनेगा। यहाँ क्या आएगा, लो पोटेंशियल, और यहाँ पर हाई, तो मैं यहाँ बना देता हूँ लो, ये हाई, और कितना है 6 वोल्ट का, बोलो, ठीक है। इस पे आ जाओ, इसमें करंट कितना जा रहा है 2 एम्पियर, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है I × R, कितना आएगा 6 वोल्ट, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 6 वोल्ट, और यहाँ से यहाँ घटेगा क्योंकि रेजिस्टेंस में घटता है, रेजिस्टेंस में हमेशा करंट जो जाता है, करंट हमेशा जाता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो ये पोटेंशियल होगा हाई, ये होगा लो, करंट सेम रहेगा पर पोटेंशियल घटता है, तो यहाँ हाई यहाँ लो, तो यहाँ हाई यहाँ लो, तो बोलो क्या होगा 3 दूनी 6, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट यानी कि घटेगा, और घटेगा तो मैं लिखूंगा ऐसे, नहीं तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो बताया था वैसे भी, दोनों तरह से बताया था ऐसे 6 वोल्ट, और क्या घटता हुआ मैंने लिखवाया है, अरे ऐसे ही तो होता है 6 वोल्ट घटता हुआ, यहाँ हाई पोटेंशियल यहाँ लो पोटेंशियल, यहाँ बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, Q = CV, तो V बराबर क्या हो जाएगा Q/C। अच्छा इसको ले लो 6 और इसको ले लो 2, तो Q हो गया 6/2, कितना आ जाएगा 3 वोल्ट। इसको मान लो पॉजिटिव प्लेट,
नहीं तो देगा वो कुछ पॉजिटिव। तो ये हाई पोटेंशियल पर, ये लो पोटेंशियल पर, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? ये आई आ जाएगा यहाँ पे तो। ऐसे कर लो, उल्टा कर लो, उल्टा कर लो। इसको मान लो पॉजिटिव और इसको मान लो नहीं। करंट की डायरेक्शन, अरे करंट की डायरेक्शन ऐसे है ना, तो ऐसे ही मानो पॉजिटिव। तो ये हाई ये लो, तो कितना हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। ये आई। कितना? 3 वोल्ट। यस सर। 3 वोल्ट आ गया, ठीक है। और ये हो गया पॉइंट बी, और ये हो गया पॉइंट ए। तो क्या करेंगे? किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओ, केवीएल। तो वी ए यहाँ से यहाँ जा रहा है तो पोटेंशियल बढ़ेगा, बढ़ेगा तो +6। यहाँ से आ जाएंगे तो घटेगा -6। यहाँ से आ जाएंगे घटेगा तो -3। और पहुंच गए कहाँ पर? यहाँ पर। बी पर तो आ जाएगा VA माइनस VB। -3 आ जाएगा। तो ये हो गया 6 में से 6 गए 0, और ये वहां पहुंच जाएगा तो 3 दिस इज द आंसर। ठीक है, ये आंसर होगा।